I'm Akanksha Awasthi. I'm going to take lecture for the nervous system, chapter number 11. है ना? Chapter number 11, subject human anatomy and physiology. Okay, मैं स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ. अगर आपको दिखाई देती है तो प्लीज बताएं. ये शो हो रही है आपको? कुछ स्लाइड शो हो रही है? बच्चों स्लाइड शो हो रही है? यस, ओके, थैंक यू. देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम समझते हो? आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एक मिनट. स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन, तीन चीजें पढ़नी है हमें इसमें, ठीक है. ऐसे तो बहुत सारी चीजें पढ़नी, लेकिन ये तीन मेन है कि ब्रेन पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे और न्यूरॉन पढ़ेंगे, डीएसएम. अब देखिए इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम. जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है एक कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है. ये क्यों जटिल है? क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड, मतलब इसमें कई सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. छोटी छोटी कई चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड. जैसे आपसे 40 लोग एक साथ जुड़े हैं तो आप सिंपल थोड़ी ना होंगे. अभी एक व्यक्ति के साथ सिर्फ एक इंसान जुड़ा है तो वो सिंपल हो गया, बट एक व्यक्ति के साथ 10 लोग जुड़े हैं तो वो जटिल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया. कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है ये, इन विच द लार्जर सिस्टम आर कंप्राइज. इस नर्वस सिस्टम में जो लार्जर सिस्टम ये कैसे बना हुआ होता है? स्मॉलर सब सिस्टम से, छोटे छोटे उप तंत्रों से बना हुआ होता है, छोटे छोटे ऑर्गन्स के इकाइयों से बना हुआ होता है. ईच ऑफ विच हैज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. और ये जो छोटे छोटे सब सिस्टम होते हैं, ऑर्गन्स के इकाई होते हैं, उनका एक विशेष आकृति, एक विशेष फंक्शन होता है. अ सीरीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर वर्क विद द नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम में एक श्रृंखला, एक चेन बनती है. किसकी चेन? सेंसरी रिसेप्टर्स की. बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर एक दूसरे से चेन की तरह जुड़े हुए रहते हैं और वर्क करते हैं विद द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के साथ काम करते हैं. क्यों काम करते हैं नर्वस सिस्टम के साथ ये सेंसरी रिसेप्टर? सेंसरी रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? जो हर तरह का एहसास जो हमारा शरीर को हो रहा है, दर्द, भूख, प्यास, गर्मी, सब जानकारी ब्रेन को देता है. क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे माँ बाप जैसे हैं. हमें कोई भी समस्या है, हमारा तुरंत न्यूरॉन उसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पहुंचाता है. ठीक है, कुत्ते ने दौड़ा लिया तो आप तुरंत भागने लगे. ठीक है, तो ये सारी विषम परिस्थिति, हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए जो भी आवश्यकता है, वो सारी चीजों को सुरक्षित करने के लिए सेंसरी रिसेप्टर सारी जानकारी को ब्रेन के पास पहुंचाते हैं और बताते हैं कि शरीर के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या बदलाव आए हैं. इंटरनल एनवायरनमेंट में जैसे कि आपका बीपी बढ़ गया, वो आंतरिक बदलाव है ना. टेम्परेचर बढ़ गया, वो आंतरिक बदलाव है. और एक्सटर्नल बदलाव, क्या बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, तो आपके वातावरण का बाहरी बदलाव. आंतरिक और बाहरी जो भी बदलाव होते हैं, उन विषयों की जानकारी को ब्रेन तक पहुंचाने का काम सेंसरी रिसेप्टर करता है. द नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस. नर्वस सिस्टम बहुत जरूरी होता है क्या करने के लिए? सुरक्षित करने के लिए हमारे शरीर की एक जैसी दशा को. होमियोस्टेसिस, होमियो माने एक जैसा, ठीक है, होमियो माने एक जैसा, और स्टेसिस माने स्थिर, एक समान दशा बनाए रखना. कोई बच्चों में कोई दिक्कत है क्या? मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, आज बहुत गड़बड़ हो गई. मैं सेकेंड ईयर में आपकी क्लास लेने लगी. क्या दिक्कत तो नहीं है ना? क्लास तो आपको शो हो रही थी ना? ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ. क्या हुआ? नहीं ठीक चल रहा है. ठीक नहीं ठीक चल रहा है? इसमें यस बोल रहे हो आप कि नो बोल रहे हो? ठीक चल रहा है मतलब लिखो यस. ओके ओके,
थैंक यू सर फ्रॉम द करेंट स्लाइड। ठीक है, तो द नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस। अगर नर्वस सिस्टम ना हो ना, जैसे माँ बाप ना हो तो घर की स्थिति को मेंटेन नहीं कर सकते, एक जैसा नहीं कर सकते। क्या चाहिए घर में? लाइट, बिजली, खाना, सबकी व्यवस्था। कोई बीमार हो तो उसको दवा देना। तो उसी तरह नर्वस सिस्टम हमारे शरीर की स्थितियों को हमेशा एक जैसा बनाए रखने में, संतुलित रखने में लगा रहता है। क्योंकि अगर उसने संतुलित नहीं रखा तो हम बीमार हो जाएंगे। कोई भी स्थिति, टेम्परेचर है, बढ़ गया तो भी हम जीवित नहीं रहेंगे, घट गया तो भी हम जीवित नहीं रहेंगे। बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो भी हम मर जाएंगे, घट गया तो भी हम मर जाएंगे। तो सदैव जो एक साम्य अवस्था है, एक निश्चित अवस्था है हमारे शरीर के स्थितियों की, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे ब्रीदिंग रेट हो, चाहे हार्ट रेट हो, उसको सदैव नियंत्रित करके रखना। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो नियंत्रित कैसे करेगा? उसको समस्याएं पता चलेंगी तभी तो नियंत्रित करेगा। तो समस्याएं कौन बताएगा? सीरीज ऑफ सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी नर्व्स, ये ब्रेन को बताएंगे कि ये दिक्कत हुई। फिर ब्रेन उसके बदले में मोटर नर्व से उन समस्याओं को हल करवाएगा। न्यूरॉन्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे हमारे शरीर की सबसे प्राइमरी इकाई कौन है? कोशिका। वैसे ही नर्वस सिस्टम की सबसे बेसिक इकाई है न्यूरॉन्स। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब स्ट्रक्चर देखें अगर हम नर्वस सिस्टम का, तो वो उसमें सीएनएस और पीएनएस होता है। ठीक है, दो सब डिवीजन होते हैं इसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ये मैं पीछे वाली स्लाइड में एक बार बताऊं, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये दो लोगों के बारे में बात करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, जो चीजें इससे रिलेशन रखे हैं स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से, वो सीएनएस के अंतर्गत है। ठीक है, इसलिए सीएनएस क्योंकि इन्हीं दो ऑर्गन के बीच की बात करता है और किसी से इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब तो है बट अपने न्यूरॉन्स के थ्रू। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, ये काम करता है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को, जानकारियों को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से शरीर तक पहुंचाने के लिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली अपने पास क्या रखता है? न्यूरॉन्स, जो कि आउटसाइड ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उपस्थित होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक व्यक्ति का शरीर इन्होंने दिखाया, इसमें इन्होंने बात दिखाया कि सीएनएस क्या है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेटिंग, प्रोसेसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी डाटा एंड मोटर कमांड्स। आप समझ रहे हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके पास उपस्थित है। ये ब्रेन और ये व्हाइट वाला पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड, जो कि जिम्मेदार होता है इंटीग्रेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए। इंटीग्रेट का मतलब जो भी जानकारी कहीं उठी उसको आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। प्रोसेसिंग माने उसको आगे का रास्ता बताना कि कहाँ तुम्हें किसके पास पहुंचना है, ब्रेन के किस हिस्से के पास। और कोऑर्डिनेशन माने अब ब्रेन उसके बदले में मदद करेगा। क्योंकि ब्रेन के पास समस्या लेके गए हैं ना आप लोग, मतलब न्यूरॉन्स लेके गए, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसके प्रति अब क्या करेंगे? मोटर कमांड देके उस समस्या का निदान करेंगे। तो इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना, प्रोसेस करना और कोऑर्डिनेट करके, है ना, सेंसरी डेटा को, सेंसरी डेटा सारी जानकारियों को इंटीग्रेट, प्रोसेस और कोऑर्डिनेट करके मोटर कमांड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपने निर्देश देते हैं। किसे देते हैं? शरीर को देते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्होंने बताया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है बच्चों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड्स ऑल द न्यूरल टिश्यू आउटसाइड द सीएनएस। ठीक है, इसमें सारे नर्वस टिश्यूज हैं जो आउटसाइड द सीएनएस उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? बहुत मैसेज आ रहे हैं। आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कुछ दिक्कत है क्या? ओके, ठीक है, चलिए। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये आप समझ गए कि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं जो सेंसरी डाटा को, शरीर की दी गई जानकारी को इंटीग्रेट, प्रोसेस और कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर कमांड लेके आते हैं।
कि अच्छा यहाँ सुई चुभी है या यहाँ कांच चुभा है, तो अब हमें इस कांच को निकालना है, नहीं तो और खून निकलेगा। तो ये मोटर कमांड है जो ब्रेन ने दी। ठीक है, तो शारीरिक समस्याओं को इंटीग्रेट करना, प्रोसेस करना, कोऑर्डिनेट करना, किसके सेंसरी डाटा को किसके पास ले जाना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उस समस्याओं के प्रति मोटर कमांड दे कि आपको अब ये करना चाहिए। तो ये सीएनएस की। आप पीएनएस देखिए क्या करता है, नर्वस टिश्यू का, नर्वस सिस्टम का वह हिस्सा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से दूर हो, उसके टेरिटरी में ना आता हो, उसके क्षेत्र में ना आता हो। इंक्लूड ऑल द न्यूरल टिश्यू आउटसाइड द सीएनएस। सारे नर्वस टिश्यूज जो ब्रेन के, वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर पाए जाते हैं, उसे पीएनएस कहते हैं। तभी तो उसे पेरिफेरल कहते हैं, मतलब परिधि पे पाए जाने वाला नर्वस सिस्टम। किसकी परिधि पे, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, और परिधि मतलब बाहर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंसरी डिवीजन ऑफ द पीएनएस। अब ये जो पीएनएस है ना, ये फिर बट गया। किसमें बटा, इसका डिवीजन हुआ पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, क्योंकि ये जानकारी को सीएनएस के पास ले जाता है। कैसे ले जाता है, इसको कहां से जानकर, जैसे होटल में रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन में वो आपको आपका रूम नंबर बताएगी, वैसे ही पीएनएस के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो शरीर की समस्याओं को ग्रहण करके फिर पेरिफेरल टिश्यू जो, और ये कहाँ होते हैं रिसेप्टर, आपके बॉडी के पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन्स पे उपस्थित होते हैं, और ये इन समस्याओं को एक्सेप्ट करके इन इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं किसके पास, सीएनएस के। अब 3 तरह के इन्होंने रिसेप्टर बताए जहां से समस्याएं आती हैं पीएनएस के पास, और पीएनएस ब्रेन के पास और स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाता है। नंबर 1 सोमैटिक। ठीक है, नंबर 1 क्या है आपका, ये चल नहीं रहा था, सोमैटिक सेंसरी रिसेप्टर, और ये है स्पेशल सेंसरी। सोमैटिक सेंसरी रिसेप्टर बॉडी में टच का एहसास, प्रेशर का एहसास, पेन का एहसास और टेम्परेचर का एहसास कराने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, उस जानकारी को ग्रहण करते हैं, उन्हें सोमैटिक कहते हैं। स्पेशल सेंसरी, इसमें जैसे आपको कैसी सुगंध आ रही है, क्या स्वाद मिल रहा है, क्या आप देख रहे हैं, क्या आपका शरीर स्थिर है कि नहीं, और आप क्या सुन रहे हैं, अपने शरीर को सीधा रख रहे हैं। तो ये जैसे बाई चांस ऐसी कोई स्थिति है कि आपका शरीर हिलने लगे, तो वो शरीर, ब्रेन को पता चल जाएगा कि ये एक विषम स्थिति है, भूकंप आ रहा है, तभी हिल रहे हैं, यहाँ से हटो, अपने को बचाओ। ठीक है, तो या आप गिरने वाले हैं, आप नीचे गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। तो हमेशा बैलेंस, बॉडी इरेक्ट रहे, एक सीधे दशा में रहे कि जिससे आपको चोट ना लगे। तो बैलेंस और हियरिंग, ये सब स्पेशल टाइप के इंफॉर्मेशन है। यदि इनमें कोई बदलाव आने वाला होता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा सही से, सूंघ नहीं पा रहे हैं, स्वाद नहीं ले पा रहे, तो ऐसे समस्याओं को, या आप बहुत अच्छी सुगंध ले रहे हैं, जो भी चीजें हैं उनको पीएनएस लेता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजता है। एक और जगह से जानकारी इकट्ठा करता है, वो रिसेप्टर्स है विसरल सेंसरी रिसेप्टर। मतलब जो भी आपके विसरल ऑर्गन्स हैं, जो आपके एब्डोमेन में, जैसे लंग्स भी एक तरह का विसरल ऑर्गन है, लीवर, किडनी, ये सब आपके विसरल ऑर्गन है, जहां पे होने वाली समस्याओं को पहुंचाने वाला विसरल सेंसरी रिसेप्टर किसके पास, पीएनएस के पास। अब पीएनएस इन समस्याओं को ले लिया, यहां से ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद वो उसे क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। इंटीग्रेट डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सीएनएस, उन समस्याओं को लिया और लेके उसने ब्रेन के अलग अलग हिस्सों पे भेजा, क्योंकि ब्रेन में ना श्वसन को डील करने वाला एक अलग लोब है, पॉटी सुसु को डील करने वाला एक अलग लोब है, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, हर चीज के लिए एक अलग कमरा बना है ब्रेन में। तो कौन सी जानकारी कैसी है, उसे इंटीग्रेट और प्रोसेस करना उसके पर्टिकुलर ब्रेन के हिस्से में। तो ये यहाँ पे हुआ। अब मोटर डिवीजन आ गया भाई, जानकारी सारी पहुंच गई है। अब जानकारी पहुंच गई तो अब काम करने की बारी किसकी है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व से काम करते हैं। तो मोटर डिवीजन हुआ पीएनएस का। मतलब ये पीएनएस की जो सेंसरी ब्रांच गई थी ना, डबल तार जाते हैं, एक तार शरीर से ब्रेन की तरफ जाता है और दूसरा तार ब्रेन से बॉडी की तरफ आता है। जो शरीर से ब्रेन की तरफ जाता है वो सेंसरी है, और जो बॉडी से शरीर की तरफ आता है वो मोटर है। तो मोटर के भी डिवीजन हुए भाई, जैसे इसके हुए थे। कौन कौन से डिवीजन है आपका, एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम पहला डिवीजन है मोटर नर्वस सिस्टम का, और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दूसरा डिवीजन है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम तो हमें क्या बताता है, वो नियंत्रित करता है आपके स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन को, कितना हाथ पैर आपका मुड़े घूमे, है ना, जरूरत से ज्यादा घूमेगा तो टूट ही जाएगा ना। तो कंट्रोल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन,
उसे नियंत्रित करना है। स्केलेटल मसल्स क्या कौन से होते हैं? हड्डियों पे पाई जाने वाली मांसपेशियां। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं। आपके शरीर में स्मूथ मसल कहाँ है? पूरे जीआईटी में, आहार नाल में। कार्डियक मसल कहाँ है? हार्ट में। ग्लैंड, ग्रंथियां, इंसुलिन अगर बॉडी में सिक्रिएट हो रहा है तो आपसे पूछ के सिक्रिएट हो रहा है? नहीं ना। जितनी भी अनैक्षिक क्रियाएं हैं वो सब एएनएस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। एंड एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू, तो ये सब कौन सा मैसेज रिसीव करते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रिसीव करते हैं। और स्केलेटल मसल किसका रिसीव करती है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मोटर कमांड रिसीव करती है। और उसके बदले में क्या करेगी? स्केलेटल मसल को पहुंचाएगी वो कमांड। और ये लोग किसको पहुंचाएंगे? ऑटोनॉमिक वाले स्मूथ मसल को, कार्डियक मसल को, ग्लैंड को, एडिपोज टिश्यू को। जब उन्हें हार्मोन सिक्रिएट कराना होगा ग्लैंड से सिक्रिएट कराएंगे, नहीं कराना होगा तो बंद करा देंगे। कार्डियक मसल, अगर आपकी बीपी कम है तो बढ़ा देगा, हार्ट रेट ज्यादा है तो घटा देगा, है ना। स्मूथ मसल, खाने का जो प्रॉपर प्रोसेसिंग हो रहा है नहीं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, आगे पुश हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें है ना। अब इफेक्टर्स आर द टारगेट ऑर्गन हुज एक्टिविटी चेंज इन रिस्पॉन्स टू न्यूरल कमांड। अब इफेक्टर कौन था? जिसने सारी समस्या की जड़ खड़ी करी थी, है ना, जिसको सबसे पहले यहां से स्टार्ट हुआ था। रिसेप्टर और सेंसरी स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट चेंजेस, यहां से समस्या शुरू हुई थी। इनको लगा कि हमको कोई दिक्कत आई है आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से, तो उस रिसेप्टर ने, उस सेंसरी स्ट्रक्चर ने समस्या, चाहे उसकी आंतरिक हो चाहे बाह्य, ये सारी समस्या पाने के बाद वो ऐसे ऐसे अपनी समस्या पहुंचाया। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, फिर अब ये लास्ट स्टेप है जहां समस्या शुरू हुई थी उस जगह पे जाके समस्या को सही कर देना, मोटर कमांड के द्वारा उस चेंज को ठीक कर देना। दैट इज द इफेक्ट या मोटर कमांड ऑफ द ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड, जिससे कि आपके शरीर की साम्य अवस्था, एक समान अवस्था, एक समान दशा बनी रहे। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, देखिए सीएनएस क्या कंसिस्ट करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, जो क्या करते हैं? इंटीग्रेट और कमांड करते हैं सेंटर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, समस्याओं को रिसीव करके और ब्रेन के पर्टिकुलर हिस्सों में पहुंचाते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस क्या करता है? पीएनएस इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम आउटसाइड द सीएनएस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के परे जो होगा, बाहर जो होगा, वही पीएनएस होगा। और ये क्या रखता है अपने पास? मैंने पहले ही कहा था, मेनली ऑफ द नर्व्स। ये सिर्फ न्यूरॉन्स रखता है, और वो न्यूरॉन्स रखता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ब्रेन से कौन सी स्टार्ट होती है? क्रेनियल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व यहां से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी नर्व? स्पाइनल नर्व, ठीक है। जो अचानक से आप ब्रेक लगाते हैं, कुत्ता दौड़ाता है, भागते हैं, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सीएनएस पीएनएस पता चला, कंफ्यूज ना होना। अब देखो यहाँ पे बच्चों चित्र से दिखाए हैं कि कैसे अलग अलग है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले ही बता दिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड का देखिए यहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगी, जहां पे ये ब्रेन स्टेम है। ब्रेन एक्चुअली यहां से पाया जाएगा यहां तक। ब्रेन का सबसे पहला पार्ट ये कौन सा है? सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम ही सबसे बड़ा पार्ट है। ये कौन सा है? सेरेबेलम। फिर ये कौन सा है? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, जिसे हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड यहीं से नीचे जाती है। यहाँ ब्रेन स्टेम से जो हिस्सा स्टार्ट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग नर्व स्टार्ट होती हैं। तो ये सीएनएस है। और पीएनएस में देखो क्या क्या है, इन्होंने दिखाया है, शो किया है कि जैसे लंग्स है, स्मूथ मसल्स है ना, ग्लैंड्स, ग्रंथियां हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ब्लड, ठीक है, विसरल ऑर्गन्स में आ गया ना, ये लीवर, ये भी स्मूथ मसल्स में आ गया। तो ये इन्होंने दिखाया कि ऑटोनॉमिक कौन से, क्योंकि पीएनएस तो दो भाग में बटा ना, एक ऑटोनॉमिक जिसपे हमारा बस ना चले। क्या आपका ब्लड और डब्ल्यूबीसी पे बस चलता है? कहीं चोट लगती है, वहां डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट पहुंचते हैं तो आप रोक दोगे, मत जाओ वहां। क्या आपका थाइमस ग्लैंड पे बस चलता है, जो थायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है? क्या लंग्स पे बस चलता है? क्या आप लीवर से अपने कहेंगे अब मत काम करो? तो ये सब तो अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो ऑटोनॉमिक, सोमैटिक में इन्होंने क्या कहते हैं, जैसे दिखाया है कि ये मसल्स दिखाना चाह रहे हैं एक्चुअली। सोमैटिक क्या है? मसल्स को डील करता है, ठीक है। और मसल्स हमेशा हमारी इच्छा से काम करते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। तो ये इन्होंने दिखाया। यहाँ पे इतना, ये फिगर वैसे बनाना कोई जरूरी नहीं है, आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं आप। ये जैसे ये फ्रंटल लोब है ग्रे कलर का, येलो कलर का पेराइटल है, फिर टेम्पोरल लोब जो है, और
इसको क्या कहते हैं, लाइट ग्रीन या ऑलिव ग्रीन कह देंगे। और ये आपका थोड़ा सा कैसा कलर है, प्याजी कलर है ये, ऑसिपिटल लोब। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर से इन्होंने ब्रेन के अलग अलग सेक्शन दिखा दिए। अब आप यहाँ देखिए, इन्होंने ना दिखाया है कि ये स्पीच बोलने का एरिया है, ये सूंघने का एरिया है, ये सुनने का हियरिंग का एरिया है, ये भी ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया है, यहाँ पे विजुअल एसोसिएशन एरिया है, मतलब जो देखने में सहायक अंग हो, ये विजन एरिया है। अगर ये सब ब्रेन के इन सब हिस्सों में चोट लग जाए ना तो दिखाई ही नहीं देगा। बेसिकली ऑसिपिटल देखने के लिए होता है, पेराइटल किस लिए होता है बच्चों, मूवमेंट्स के लिए, गति के लिए। और फ्रंटल किस लिए होता है, बेसिकली कॉन्सियसनेस, बुद्धि, कहते हैं ना माथा बड़ा है, ये ऐसा समझदार है ना, ये सारी चीजें। और टेम्पोरल किस लिए होता है, स्पीच रिकॉग्निशन, आप क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, किस भाषा में बात करें, अक्षरों को समझना, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये अलग, वैसे आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Central nervous system is made up of brain and spinal cord. Brain constitute about 1/5 of the body weight. ब्रेन क्या बनाता है, हमारे शरीर का 1/5 भाग बॉडी वेट जो होता है ना, तो ब्रेन का जो भाग होता है 1/5 होता है बॉडी वेट का, ठीक है। और जैसे मान लो 58 किलो है तो उसका 1/5 होगा उसका वेट। और ये कहाँ उपस्थित होता है, क्रेनियल कैविटी में होता है। क्रेनियल कैविटी मतलब क्रेनियम बोन जो होती है, वही फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इनके होल के अंदर, इनके कैविटी के अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब हम इसमें पढ़ने 3 एक्सपेंशंस हैं, ठीक है। इसके क्या क्या एक्सपेंशंस हैं, क्या क्या इसके छोर हैं। नंबर 1 है फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट है बच्चों। तो इसमें क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। इसमें क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर मतलब आपका कि ये वाली पोर्शन, देखिए ये वाली पोर्शन, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और दूसरा है बेसल गैंग्लिया, ये वाला पोर्शन आता है एक्चुअली इसके लिए, बेसल गैंग्लिया के लिए। फिर आया थैलेमस, वहीं बेसल गैंग्लिया के पास थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। मिड ब्रेन दूसरा हिस्सा कौन है, फोर ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन में क्या क्या आता है, टेक्टम, टेगमेंटम और सेरेब्रल पेडंकल। फिर लास्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आता है सेरेबलम, देखो सेरेबलम ये है सेरेबलम, ये, ठीक है। और पॉन्स भी वहीं पास में था। मेडुला, देखिए अगर स्ट्रक्चर देखें, देखिए मेडुला, पॉन्स, है ना, सेरेबलम, ये लास्ट पार्ट में हाइंड ब्रेन का, तीसरे हिस्से का ब्रेन का पार्ट है ये। अब ब्रेन की एनाटॉमी यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हैं तो मत बनाइए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। ये स्कल है, हड्डी का ढांचा जिसके अंदर ब्रेन है। ये कोरॉइड प्लक्सस है, ब्रेन का एक पार्ट है। यहीं पे आपकी थैलमस है, यहीं पे आपका क्या कहते हैं, मैसा इंटरमीडिया है। मिड ब्रेन, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई इजी स्ट्रक्चर मिले ना बच्चों तो वो बनाना, इतना टफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बनाइए जरूर स्ट्रक्चर, बट ये नहीं पीछे इतने सारे दिए हुए इसी से काम चल जाएगा, बट ब्रेन का स्ट्रक्चर कोई सिंपल सा देखो वो बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स पे आ गए। अब हम ब्रेन पार्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ब्रेन पार्ट्स के। तो ब्रेन पार्ट्स में आपका जो है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम, जो मैंने बताया था, दिखाया था। ये ऑक्यूपाई क्या करता है, एंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा। ये आपका जो क्रेनियल फोसा होती है, जो सांचा होता है, ब्रेन बॉक्स होता है, उसके सामने और बीच में उपस्थित होता है। क्रेनियल फोसा के सामने और बीच में। सेरेब्रम किससे बना होता है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर से बना होता है, ठीक है। एंड देयर कॉर्टिसेस, और उनके कॉर्टिसेस का मतलब उनके कॉर्टेक्स, जैसे आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर एंड इनर लेयर ऑफ व्हाइट मैटर। सेरेब्रम का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, वो ग्रे कलर का दिखता है, थोड़ा काला काला। क्यों, क्योंकि जो न्यूरॉन होती है ना बच्चों, न्यूरॉन का जो साइटॉन वाला हिस्सा होता है, अगर ऐसे देखो तो न्यूरॉन कुछ ऐसे ऐसे रहता था, मैं इतनी चित्र में अच्छी नहीं हूं, और नीचे ऐसे एक्सॉन रहता था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये साइटॉन या सेल बॉडी है न्यूरॉन की। तो ये क्यों आपका ग्रे मैटर रहता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो सतह है, सरफेस है, वो ग्रे इसलिए रहता है क्योंकि ये पूरा हिस्सा यहाँ पे उपस्थित रहता है। और इनर रीजन व्हाइट क्यों रहती है, क्योंकि वहां पे एक्सॉन वाला हिस्सा रहता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की आउटर कवरिंग ग्रे होती है
और इनर जो है व्हाइट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आया, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कौन कौन से लोब हैं। माथे के सामने वाला पोर्शन फ्रंटल, पीछे वाला पोर्शन पैराइटल, आपके ऐसे जहां आप मांग आपकी वो करते हो ना, बाल कंघी करते हो, तो वो पोर्शन पैराइटल। और ऑसिपिटल आपका पीछे वाला हिस्सा ब्रेन का, जहां चोटी वगैरह होती है। टेम्पोरल कान के पास वाला हिस्सा। ठीक है, ये ब्रेन का स्टॉक दिखाया है इन्होंने। अब वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, जैसे गड्ढे, ब्रेन में कुछ गड्ढे होते हैं। कौन कौन से होते हैं और ये गड्ढे क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि नमी की बड़ी आवश्यकता है, मॉइस्चराइज होने की बड़ी आवश्यकता है ब्रेन को या हमारे किसी भी हिस्से को। सीएसएफ एक ऐसा फ्लूइड है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं इसे क्या कहते हैं? सेरेब्रो माने ब्रेन के लिए, स्पाइनल माने स्पाइनल कॉर्ड के लिए, फ्लूइड ऐसा द्रव्य जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए होता है, उसे सीएसएफ कहते हैं। और ये वेंट्रिकल क्यों होते हैं? वेंट्रिकल एक्चुअली रास्ता देते हैं। किसे रास्ता देते हैं? सीएसएफ को स्टोर करने का और पास होने का। 4 वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन में। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर नेम्ड एज लैटरल वेंट्रिकल्स। अभी हमने सेरेब्रल हेमिस्फीयर पढ़े थे, 2 थे ना, आउटर और इनर, तो लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं, दोनों को हम राइट और लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो वही हो गए। ठीक है, और ये कैसे बंटते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर वो 2 हिस्सों में, जैसे केक को आप बीच से काटते हो तभी तो 2 हिस्से में बंटता है। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कौन काटा? सेप्टम पेलुसिडम ने 2 हिस्सों में काटा था, और 2 हिस्सों में काटा तो 2 लैटरल वेंट्रिकल बन गए। ठीक है, अब पहला दूसरा तो यही हो गया क्योंकि 2 बने हैं। ठीक है, 2 वेंट्रिकल बने ना। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर है आर नेम्ड एज लैटरल। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर संख्या में कितने हैं? 2। जब ये और यहाँ कह रहे हैं ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर नेम्ड एज, तो हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर को क्या कहा जा रहा है? लैटरल वेंट्रिकल। तो फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल तो यही हो गए। तो तीसरा कहाँ आया? अब तीसरा थर्ड वेंट्रिकल। तो 2 वेंट्रिकल तो आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर में है, और थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे है आपका? इन द मिड लाइन बिलो द बोथ लैटरल वेंट्रिकल। इन पहले और दूसरे वेंट्रिकल के नीचे जो बीच वाला पोर्शन है, वहां पे थर्ड वेंट्रिकल होता है। ये लैटरल वेंट्रिकल से, मतलब वो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल से कैसे कनेक्ट होता है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, छेद के रूप में। मतलब पहले और दूसरे में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे रिस के सीएसएफ थर्ड वेंट्रिकल में आ जाता है वो फ्लूइड। फोर्थ वेंट्रिकल इज बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड सेरेब्रम। आप देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये ब्रेन स्टेम है और ये सेरेब्रम है। ठीक है, ये सेरेब्रम है। सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच में फोर्थ वेंट्रिकल होता है। इसके और इसके बीच में कहीं आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई? फोर्थ वेंट्रिकल बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड सेरेब्रम, इट इज डायमंड शेप। ये हीरे की आकृति की होती है। इसमें 3 ओपनिंग होते हैं, 2 साइड ओपनिंग और एक बिलो में होती है। ऑल लीड टू, ये सारी ओपनिंग क्या करते हैं? इनके बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है, गैप होता है। तो इन ओपनिंग से आपका फोर्थ वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। इन दोनों, 2 लैटरल 1 बिलो वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें कितने ओपनिंग है? 3 है, 2 अगल बगल में और एक बीच में बिलो, नीचे है थर्ड वेंट्रिकल के। तो इन तीनों छेद से फोर्थ वेंट्रिकल में वो सेरेब्रल एक्विडक्ट, एक रास्ते के माध्यम से आपका सीएसएफ आता रहता है। तो आपके 4 वेंट्रिकल्स हो गए। फिर से फोर्थ वेंट्रिकल बता दूं, शायद कंफ्यूज हो। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ है? ब्रेन स्टेम और सेरेब्रम के बीच में। इसका आकार कैसा है? डायमंड का। इसमें 3 ओपनिंग है, 3 छेद हैं, 2 लैटरल छेद हैं राइट लेफ्ट और 1 बिलो है। ठीक है, एक नीचे की तरफ छेद है। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं? ऑल लीड टू, और ये सारे छेद किधर जाते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस की तरफ जाते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? थर्ड वेंट्रिकल से। कैसे जुड़ा हुआ है? सेरेब्रल एक्विडक्ट, एक रास्ते के, सेरेब्रल एक्विडक्ट एक नली है जो थर्ड से फोर्थ को जोड़ती है वेंट्रिकल को। अब आया ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, इसमें देखिए पहला भाग होता है मिड ब्रेन, दूसरा पॉन्स, तीसरा मेडुला ऑब्लंगाटा। ये 3 चीजें मिलकर ब्रेन स्टेम बनाती हैं। ब्रेन स्टेम इज द स्टेम लाइक, जैसे गुलाब के फूल की जो नीचे डंडी होती है ना, वो स्टेम कहते हैं। आर द बेस ऑफ द ब्रेन दैट इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन का बेस है, निचला तल है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। ब्रेन का निचला तल जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं।
दिस स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक वाइटल फंक्शन। इसके मुख्य काम है जैसे कि सांस लेना, हार्ट बीट, हृदय का धड़कना और ब्लड प्रेशर। सोचो कितना मुख्य काम है, ये ब्रेन स्टेम करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा डायरेक्टली कंट्रोल करता है आपके श्वसन को, ब्लड फ्लो को और सारे जरूरी कामों को। ठीक है, अब आया नेक्स्ट ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में जैसे इन्होंने दिखाया कि ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक है, अब सर्वाइकल C1 से ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, हेडिंग नहीं रही, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, आपका ब्रेन का निचला पोर्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड देखो कैसा होता है। फर्स्ट होता है सर्वाइकल, दूसरा थोरैसिक, तीसरा लंबर और चौथा सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। सर्वाइकल गले में पाए जाने वाला हिस्सा, थोरैसिक छाती वाला हिस्सा, लंबर कमर वाला हिस्सा, सैक्रम कॉक्सिक्स आपके हिप के पास वाला एरिया। तो इतने में बटा हुआ रहता है। सर्वाइकल C1 से C7 तक आपके 26 से 27 वर्टिब्रा होते हैं ना, तो ये जोड़ लो, ये 7, ये 12, 7, 12, 5 और ये 1 होती है। तो कितने हो गए? 7 2 9 8, 7 2 9 10, 9 के बाद ये कितना हो गया? 14, 15, 5 हासिल है 1, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 26 होना चाहिए था। ठीक है, 26 होते हैं, तो कुछ तो गलत कर दिया मैंने शायद। 1 10 5 15 15 ही आ रहा है, कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया होगा, शायद ये 6 हो, है ना, क्योंकि 26 मुझे याद है, या हो सकता है गलत हो, आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो ये इतनी वर्टिब्रा से रीढ़ की हड्डियों से बना हुआ होता है। इस रीढ़ की हड्डियों के जाल में ही आपका स्पाइनल कॉर्ड उपस्थित होता है। ठीक है, इन्हीं हड्डियों के घेरे के बीच में आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। वो तो नाजुक डंडी जैसी संरचना है ना ब्रेन की। अब देखिए ग्लियाल सेल्स क्या है। ग्लियाल सेल्स, ये न्यूरोग्लिया कहते हैं एक्चुअली। न्यूरॉन को नरिश करने के लिए जो सेल्स होती हैं, तंत्रिकाओं को पोषण देने के लिए जो सेल्स होती हैं, वो ग्लियाल होती हैं। ग्लिया सेल्स ऑल्सो कॉल्ड ग्लियाल या न्यूरोग्लिया आर नॉन न्यूरोनल सेल। इन न्यूरॉन के अतिरिक्त जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम, मतलब एक तो आपके नर्वस टिश्यू में न्यूरोनल सेल्स होती हैं, दूसरे तरह की जो सेल्स कोशिकाएं होती हैं वो ग्लियाल होती हैं, जो कि न्यूरॉन नहीं होती हैं, जो CNS और PNS दोनों जगह पाई जाती हैं। द न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर सपोर्टेड बाय 4 टाइप्स ऑफ नॉन एक्साइटेबल ग्लियाल सेल। जो CNS की जो क्या कहते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, 4 तरह के नॉन एक्साइटेबल ग्लियाल सेल से सपोर्ट होते हैं। अब वो ग्लियाल सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। आप ये देखिए, ये न्यूरॉन है, ये देखो ये न्यूरॉन का पार्ट है साइटॉन वाला। बीच बीच में आप देख रहे हैं पहला स्वान सेल दिखा दिया, ये टाइप ऑफ ग्लियाल सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ये भी न्यूरोग्लिया है। माइक्रोग्लियाल सेल ये तीसरा है। एपेंडाइमल सेल ये चौथा है। तो ये बीच बीच में न्यूरॉन के पास पाई जाती है, क्यों? उसे सुरक्षित और पोषण देने के लिए। अब आया पेरिफेरल, वो स्ट्रक्चर बनाना जरूर है ना, अच्छा है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द 2 मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, PNS दो हिस्सों में से एक हिस्सा है जो महत्वपूर्ण है। द अदर पार्ट इज CNS। एक पार्ट तो CNS है, दूसरा PNS है। PNS कंसिस्ट करता है नर्व्स को और गैंग्लियास को आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो नर्व्स और गैंग्लिया होती हैं उन्हें कंसिस्ट करता है। द मेन फंक्शन ऑफ PNS इज टू कनेक्ट टू द CNS लिम्स ऑर्गन, essentially serving as a relay between the brain and spinal cord and the rest of the body. PNS का मेन काम होता है आपके हाथ पैरों को, अंगों को एक रिले, एक माध्यम के रूप में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़े और रेस्ट ऑफ बॉडी से जोड़े। दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, बॉडी और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें देखिए ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल में नर्व्स हैं। ठीक है, ये चित्र में ही दिखा दिया। Differentiate between CNS ANS. The main difference between CNS ANS, CNS is one of 2 main division. CNS के 2 मेन डिवीजन होते हैं। एक होता है ANS, मतलब CNS का ही तो हिस्सा है ANS. ANS is one of 2 division of the PNS. ठीक है, एक CNS का हिस्सा है क्या कहते हैं ANS और दूसरा हिस्सा है PNS. Other division of the nervous system is the peripheral nervous system. While the other division of PNS is the somatic nervous system. ठीक है, तो CNS का ही पार्ट है, मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन CNS and ANS,
तो CNS consists brain and spinal cord, but ANS not consists brain and spinal cord. Actually, this is the part of CNS. ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस दिखाए भी हैं कि पैरामीटर ऑफ कंपैरिजन कंपोजिशन से पहले दिखाया है. इसके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है और इसके पास क्या है, नर्व सेल्स हैं और नर्व्स हैं. ठीक है, मतलब ये नर्व से बना है, ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से. फंक्शन से ये कैरी करता है, इम्पल्सेस को लेता है, ऑर्गन्स के जानकारियों को खुद लेता है, ग्रहण करता है. ये क्या करता है, ये इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाता है. इम्पल्सेस बिटवीन द CNS एंड इफेक्टर ऑर्गन के बीच में पहुंचाता है. ठीक है, और ये क्या करता है कि देखिए फंक्शन क्या है इसका, इट कैरीड इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड द ब्रेन. सारी अंगों से ब्रेन तक पहुंचाना, ब्रेन से अंगों तक पहुंचाना. इसका भी काम क्या है, इम्पल्सेस को CNS और इफेक्टर ऑर्गन के बीच में, मतलब ये तो सेम काम होगा इन दोनों का, क्योंकि दोनों के बीच में ही लिंक बना के करते हैं ना बॉडी और ब्रेन की. रीजनरेशन ऑफ नर्व, CNS डू नॉट पोजेस द कैपेबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. एक्चुअली जो नर्व्स होती है ना, एक बार चोट लग गई, उसे डैमेज हो गई, तो दोबारा अपने को रिप्लेस नहीं कर सकती, रिपेयर नहीं कर सकती, जनरेट नहीं कर सकती, बन नहीं सकती, है ना. इसीलिए कहते हैं हेलमेट लगा के घूमिए, नहीं तो दिमाग में चोट लग गया तो वो ठीक नहीं होगा और आपका जो हिस्सा डैमेज होगा वो काम आप कभी कर नहीं पाएंगे. ठीक है, फिर आया आपका डैमेज कॉज इट ओनली अफेक्ट द स्पेसिफिक एरिया. लेकिन अगर PNS में कोई डैमेज हो तो उससे कभी कोई दिक्कत. अच्छा हाँ, यहाँ पे थे ऑलमोस्ट एवरी, मेरा पेन कहाँ चला गया. ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी नर्व्स ऑफ द PNS इज रीजनरेट. लेकिन जो न्यूरॉन होते हैं ना, CNS का हिस्सा नहीं कर पा रहा अपने को जनरेट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, लेकिन न्यूरॉन अपने को रीजनरेट कर सकते हैं. यहाँ डैमेज हुआ तो होल बॉडी डैमेज हो जाएगी अगर CNS में हुआ, लेकिन अगर PNS में डैमेज हुआ तो होल बॉडी पे असर नहीं आएगा, उस पर्टिकुलर एरिया पे आएगा. प्रोटेक्शन, इट हैज फिजिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्कल, बोन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इसको स्पाइनल कॉर्ड को तो क्या कहते हैं, हड्डियां जो होती हैं, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है, और स्पाइनल कॉलम स्पाइनल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देती है, और न्यूरॉन को तो कोई प्रोटेक्शन होता ही नहीं. तो ये आपका डिफरेंस है. थैंक यू बच्चों. वैसे तो आज मैं और क्लास लेना चाह रही थी, बट आज बहुत टाइम वेस्ट हो गया तो नहीं ले रही हूँ. आप लोग के कोई मैंने आधी क्लास सेकेंड ईयर में ले ली. कोई क्वेश्चन है बच्चों तो आप बताइए, कुछ पूछना है मुझसे. जी एक सेकंड. नीरज जी बताइए. नीरज जी गुड इवनिंग मैम. बताइए. मैम एक कंफ्यूजन था, कोई कंफ्यूज कर दिया मैम. 5.5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा ना? हाँ, फर्स्ट ईयर में हो ना. Yes, क्यों नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट का होगा. यस मैम, वही कंफ्यूजन ही क्लियर करना था. ऐसे तुम्हें क्यों लगा कि सारे सब्जेक्ट का नहीं होगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है. मतलब कोई सीनियर था, हमको कंफ्यूज कर दिया, बोला 2 ही सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, इसीलिए हमको थोड़ा कंफ्यूजन था तो पूछ. वो कैसे पास हो गए, सेकेंड ईयर में कैसे आ गए. हाँ चलो कोई नहीं, ऐसा नहीं. यस मैम. चलो कोई नहीं, परेशान नहीं हो, सभी पढ़ना है. यस ठीक है मैम. आप जो पढ़ा रहे हो उसको, उसी को बस तैयार कर ले, सब ठीक रहेगा ना? हाँ बच्चों, तो उसी को. और मुस्कान मैम का भी देखते जाओ. हम लोग तो इम्पोर्टेंट ले ही चल रहे हैं, लेकिन वो भी देखते जाओ ना, इतना समय है कि आप सुन सकें. यस मैम. और सर पीडीएफ के लिए बोले, उसके लिए अलग से हमको जो मेंबरशिप है उसको लेना पड़ेगा कि वो उसी में इंक्लूड है? उसी में इंक्लूड होगा. या बेटा ये चीज मुझे नहीं पता है, या आप सर से डायरेक्टली पूछ लीजिए. आई एम सॉरी. ओके मैम. ठीक मैम. थैंक यू मैम. ओके थैंक यू. और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? कुछ पूछना है? कोई पूछोगे कुछ बच्चों? क्या हुआ, आज तो एक भी बच्चा मुझसे कुछ नहीं पूछ रहा है, सब नाराज है, सबको कोग्नोसी चाहिए. हाँ, केमिस्ट्री की क्लास तो बहुत अच्छी हुई ना आप लोगों की, खुश हैं? कोई सवाल नहीं है तो मैं जाऊं, लीव करती हूँ क्लास को. पक्का? सारे बच्चे बोर हो गए आज क्लास लेके. हाँ 39
विनोद चौहान जी। जी विनोद जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। मैम बताइए। कह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल की थ्योरी है वो उसको कब कराएंगे? प्रैक्टिकल की थ्योरी अब हाँ ये सर ने तो मतलब हमें ऐसा बताया नहीं, वो तो कोर्स सिलेबस के लिए ही कह रहे हैं। एक बार मैं पूछ लूंगी, मैंने स्पेशली इस मौजू पे बात नहीं की है सर से इस टॉपिक पे। मैं पूछूंगी क्या आप प्रैक्टिकल की थ्योरी भी कराने वाले हैं क्या, मैं पूछूंगी। मैम हो जाता तो अच्छा रहता, शॉर्ट कट पे ही हो जाता, 4-6 आपका ही एग्जाम हो हो गया है विनोद जी, जाते। आप लास्ट टाइम भी यही कह रहे थे। आपका एग्जाम हो गया है, जिनका नहीं हुआ है अभी वो प्रायोरिटी है ना हमारी, वो पास तो जाए। प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, पास कर देंगे। ठीक मेरी है, एग्जाम अभी कहाँ हुई है मैम? हाँ नहीं हुए। नहीं मैं तो यूपी से हूँ मैम। मेरा फॉर्म वाराणसी से ही है। अच्छा 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 बेटा, हाँ एक और रेज हो रहा है, मैं उसकी ले लेती हूँ कॉल। आपको वो ओके कर रही ओके हूँ, ओके है ना? हाँ। ओके थैंक यू। हाँ प्रियंका बेटा बोलो। गुड गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग, बताओ। वो मुझे पूछ रहे थे ना, हम भी बनारस से ही हैं। मेरे पास 5 सब्जेक्ट की पीडीएफ है प्रैक्टिकल के, तो अच्छा, अगर वो कांटेक्ट नंबर दे दे तो उनको पूरा व्हाट्सअप कर सकते हैं। अरे वाह विनोद जी, आपकी तो समस्या का समाधान हो गया, इस बच्ची ने कर दिया। ठीक है विनोद जी, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में दे दीजिए, या उदित सर के थ्रू। प्रियंका तुम उदित सर के थ्रू करवाओ, ठीक है? आप उदित सर को भेज दो, तो उदित सर ना जिसको चाहिए होगा उसको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, सबके लिए हेल्प हो जाएगी। ओके जी जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ और किसी को कुछ पूछना है? सोनू जी, हाँ सोनू बताओ। गुड इवनिंग मैम। मैम पकड़ो। हाँ क्या बेटा? मैम जो एचएपी है मैम, मतलब वो याद नहीं हो पा रहा है मैम। भैया समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्यों नहीं याद हो रहा है? मैम मतलब याद हो रहा है मैम, इंग्लिश में ज्यादा ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं मैम। मतलब जो हम मैम पढ़ाते हैं उतना उतना समझ में आता है ना, जी मैम ज्यादा समझ में तो मात्रा नहीं मान। हाँ मैम आता है, जानती है मैम। वो मतलब जब सोचते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस करे, तो मैम जब लिखते हैं पेज पे, तो मतलब आधे पेज में ही पूरा मतलब वो जितना दिमाग में वर्ड रहता है इंग्लिश वर्ड, वो खत्म हो जाता है मैम। तो मतलब जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो वही दिक्कत है कि मैम जब आएगा 5 नंबर में तो नहीं, ज्यादा मतलब। पता क्या तैयार करना, अगर तुम सेंटेंस नहीं मेक कर पा रहे हो, होता है बहुत लोग के साथ, तुम जी मैम खूब यही सारा प्रॉब्लम है। हेडिंग, खूब सारा फंक्शन और खूब जी सारा स्ट्रक्चर तैयार करो। हर सब्जेक्ट में यही सोचना कि कैसे तुम स्ट्रक्चर बना लो, कैसे तुम, मैम क्योंकि वो नहीं भूलोगे, उसमें जी शब्द मैम नहीं बनाने हैं। और जी मैम बाकी स्ट्रक्चर। अंग्रेजी के लिए भी इतना परेशान ना रहो। अगर यूपी में हूँ तो अभी हमें जी ऐसा जी कुछ पता नहीं चला कि अंग्रेजी में ही लिखना है, हिंदी में जी समझ में मैम आ हम। रहा है। जी मैम हम यूपी से हिंदी हैं तो से मैम। है ना? मेरठ में मैम है, मतलब एडमिशन है एमआईटी कॉलेज से। अच्छा अच्छा, एमआईटी में हो तुम? ओके, जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम जो इंग्लिश है मैम, वो सही वर्ड नहीं बना पाते हैं, मतलब सेंटेंस सही नहीं बन पाता है मैम। प्रयास करो, सब तुरंत ही साइकिल चलाना सब नहीं सीख जाते हैं। जी मैम। प्रयास करो, हो जाएगा, परेशान मत हो। और जो है क्या कहते हैं उसको, वो करो, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस। हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, मैं फिर लीव कर रही हूँ। हाँ।